तो आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं, बल्कि उसकी गहराई में जाने वाले हैं, जिससे भारत में न जाने कितने संपत्ति मालिक जूझते हैं। जमीन या प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा। बिल्कुल। सोचिए, आपकी एक जमीन है हुँ। और एक दिन आपको पता चलता है कि किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में क्या करें? क्या सीधे जाकर उसे हटा सकते हैं या पुलिस को बुलाना चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ गुस्सा और वो बेबसी की भावनाएं बहुत हावी हो सकती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कानून का रास्ता ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। आज की चर्चा में हम यही समझेंगे कि एक संपत्ति का मालिक कानूनी रूप से अपनी जमीन वापस कैसे पा सकता है। इसमें कौन-कौन से चरण शामिल हैं? और वो कौन सी एक बड़ी गलती है जिससे हर हाल में बचना चाहिए? हाँ, वो सबसे जरूरी है। चलिए तो इसे परत दर परत खोलते हैं। मान लेते हैं एक काल्पनिक व्यक्ति है रमेश। रमेश ने कुछ साल पहले शहर के बाहर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, निवेश के लिए। ठीक है। वो कुछ साल बाद उस जमीन पर जाता है और देखता है कि वहां किसी ने एक छोटा सा घर बना लिया है और रह रहा है। अब रमेश के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? वही जो हम सबके दिमाग में आएगी। कि 4-5 लोगों को साथ ले जाकर कब्जा करने वाले को बाहर निकाल दिया जाए। क्या ये सही तरीका है? ये सबसे स्वाभाविक और सबसे खतरनाक पहला कदम है। कानून की भाषा में इसे सेल्फ हेल्प या कानून को अपने हाथ में लेना कहते हैं और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। गैर कानूनी? अपनी ही जमीन से किसी को हटाना? हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत काम करता है। कानून कहता है कि वो कब्जे की रक्षा करेगा, पोजेशन की। भले ही वो कब्जा गलत हो। भले ही वो कब्जा गलत क्यों न हो, जब तक कि उसे कानूनी प्रक्रिया से ना हटाया जाए। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाए और मैं उसे बलपूर्वक बाहर निकालूं तो कानून चोर का साथ देगा? ये तो बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। कानून ऐसा क्यों करता है? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, कानून चोर का साथ नहीं दे रहा, वो एक बड़े सिद्धांत की रक्षा कर रहा है। और वो सिद्धांत है कि समाज में जंगल राज ना फैले। अच्छा। अगर हर कोई खुद ही फैसला करने और उसे लागू करने लगेगा तो सड़कों पर सिर्फ हिंसा और अराजकता होगी। इसलिए कानून कहता है कि कब्जा चाहे सही हो या गलत, उसे हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत द्वारा स्थापित प्रक्रिया को है। तो अगर रमेश जबरदस्ती करता है तो? अगर रमेश बलपूर्वक किसी को अपनी ही जमीन से हटाने की कोशिश करता है तो कब्जा करने वाला व्यक्ति रमेश के खिलाफ ही आईपीसी की धारा 441 या नए बीएनएस कानून की धारा 329 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास का मामला दर्ज करा सकता है। कमाल है। मतलब असली मालिक ही कानूनी पचड़े में फंस जाएगा। बिल्कुल, नतीजा यही होगा। समझ गया। मतलब कानून का पहला नियम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। अपनी ही जमीन छुड़ाने के लिए आप कानून नहीं तोड़ सकते। तो अगर रमेश बल प्रयोग नहीं कर सकता तो उसका सही और समझदारी भरा पहला कदम क्या होना चाहिए? सही। पहला कदम है कानूनी लड़ाई की तैयारी। और इस लड़ाई में आपके सबसे बड़े हथियार हैं आपके दस्तावेज। कागजात। हाँ, किसी भी कार्रवाई से पहले रमेश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास स्वामित्व के पुख्ता सबूत हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 दस्तावेज आते हैं। पहला, बिक्री विलेख या रजिस्ट्री, जिसे केवाला भी कहते हैं। ये आपकी खरीद का पक्का कानूनी प्रमाण है। राइट। और दूसरा, अगर जमीन पुश्तैनी है तो खतियान, जो जमीन के मालिकाना हक की पीढ़ियों की कड़ी को साबित करता है। इनके साथ साथ लगान रसीदें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो ये दिखाती हैं कि आप सरकार को लगातार टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, ये कागजात आपके दावे की नींव है। अच्छा, मान लीजिए रमेश के पास ये सारे कागजात एकदम दुरुस्त हैं, रजिस्ट्री, खतियान, लगान रसीदें, सब कुछ। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। पूछे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास सारे कागजात हों लेकिन फिर भी मेरी जमीन चली जाए? मैंने सुना है कि अगर कोई बहुत लंबे समय तक कब्जा कर ले तो कानून उसी का साथ देने लगता है। आपने एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा को छुआ है, जिसे प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन कहते हैं। एडवर्स पोजेशन। जी, ये कानून का एक, कह सकते हैं, अजीबोगरीब लेकिन जरूरी सिद्धांत है। ये कहता है कि कानून भी उसकी मदद करता है जो अपनी संपत्ति के प्रति जागरूक है। अच्छा। अगर आप 12 साल तक अपनी निजी जमीन को लावारिस छोड़ देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर बिना रोक टोक, खुले तौर पर और शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहता है, तो 12 साल बाद वह व्यक्ति उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। 12 साल? हाँ, हम इस पर आगे और विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये इतना सीधा नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक संभावना है। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि सिर्फ कागजात होना ही काफी नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। खैर, वापस रमेश की कहानी पर आते हैं। उसके दस्तावेज तैयार हैं,
अब अगला कदम क्या होगा? क्या वो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? सीधे कोर्ट जाना एक विकल्प है, लेकिन उससे पहले एक और कदम उठाना समझदारी भरा होता है। वो क्या? एक वकील के माध्यम से कब्जा करने वाले को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजें। इस नोटिस में साफ साफ लिखा हो कि ये जमीन आपकी है, आपके पास इसके सबूत हैं और कब्जा करने वाले को 15 से 30 दिन के अंदर संपत्ति खाली करने को कहा जाए। लेकिन एक मिनट, जो इंसान आपकी जमीन पर घर बना के बैठा है, वो एक वकील के कागज के टुकड़े से डर जाएगा? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? क्या ये सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी नहीं है? आपका संदेह बिल्कुल सही है। ज्यादातर मामलों में कब्जा करने वाला नोटिस से जमीन खाली नहीं करता। तो फिर? लेकिन ये कदम समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, ये अदालत में आपकी छवि बनाता है। आप जज को दिखाते हैं कि आपने पहले शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाने की कोशिश की थी। अच्छा, कि आप सीधे लड़ने नहीं आए। एग्जैक्टली। और दूसरा, ये आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक ठोस दस्तावेजी आधार तैयार करता है। ये आपके मुकदमे का पहला आधिकारिक दस्तावेज बन जाता है। समझ गया। ये एक तरह से कानूनी बिसात पर पहला मोहरा चलने जैसा है। मान लेते हैं कि नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, कब्जा करने वाला टस से मस नहीं हुआ। अब यहाँ पुलिस की क्या भूमिका है? क्या रमेश को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए? हाँ, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए एफआईआर जरूर दर्ज करानी चाहिए, खासकर अगर कब्जा हाल ही में हुआ है। और एफआईआर की रसीद लेना बहुत जरूरी है। सबूत के तौर पर? हाँ, क्योंकि यह बाद में कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर काम आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सीमा को समझना जरूरी है, जो ज्यादातर लोगों को निराश करती है। पुलिस का काम मालिकाना हक तय करना नहीं है। मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। पुलिस कहती है ये दीवानी विवाद यानी सिविल डिस्प्यूट है, लेकिन किसी की जमीन पर कब्जा करना तो एक तरह से चोरी जैसा ही है, जो कि एक अपराध है। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रही है? यह जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि कानून द्वारा तय की गई उनकी सीमा है। पुलिस का मुख्य काम शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराध की जांच करना है। ठीक है। जमीन का असली मालिक कौन है, ये तय करने के लिए दस्तावेजों की गहरी जांच, गवाहों की सुनवाई और कानूनी तर्कों की जरूरत होती है, जो पुलिस का कार्यक्षेत्र नहीं है। ये काम सिर्फ अदालत का है। तो पुलिस बस आपको कोर्ट जाने को कह देगी? हाँ, ज्यादातर मामलों में, खासकर अगर कब्जा थोड़ा पुराना हो, तो पुलिस इसे दीवानी विवाद कहकर आपको कोर्ट जाने की सलाह देती है। तो क्या पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती? एक स्थिति है जहां पुलिस सक्रिय भूमिका निभाती है, अगर मालिक और कब्जा करने वाले के बीच विवाद इतना बढ़ जाए कि मारपीट या दंगे का खतरा हो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए। बिल्कुल। तब पुलिस शांति भंग होने से रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 145 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसी स्थिति में वो संपत्ति पर एक अस्थायी रोक लगा सकती है और मामला मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। और मजिस्ट्रेट क्या तय करेगा? वो ये तय करेगा कि झगड़े से ठीक पहले कब्जा किसके पास था और अगली अदालती कार्रवाई तक उसी को कब्जा सौंप देगा। लेकिन फिर से ये मालिकाना हक का फैसला नहीं है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक अस्थायी उपाय है। तो मतलब साफ है, पुलिस आपकी मदद तो कर सकती है, लेकिन आपकी जमीन वापस नहीं दिलवा सकती। असली और अंतिम समाधान सिर्फ अदालत में ही मिलेगा। बिल्कुल। अंतिम और निर्णायक मंच सिर्फ और सिर्फ दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट है। पुलिस स्टेशन में नहीं, पंचायत में नहीं। असली ताकत सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। तो अब हम असली रणभूमि यानी कोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ रमेश को क्या करना होगा? किस तरह का मुकदमा दायर किया जाता है? मुख्य रूप से 2 तरह के मुकदमे एक साथ दायर किए जाते हैं। पहला है कब्जा वापसी हेतु मुकदमा, जिसे सूट फॉर पोजेशन कहते हैं। इसका सीधा सीधा मकसद है जमीन का फिजिकल कब्जा वापस पाना। और दूसरा? लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है घोषणात्मक मुकदमा या डिक्लेरेशन सूट। तो सवाल उठता है कि सिर्फ कब्जा वापस लेने का मुकदमा काफी क्यों नहीं है? ये घोषणात्मक मुकदमा क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और उस जमीन पर दावा ना कर सके। ये सिर्फ कब्जा वापस नहीं दिलाता, बल्कि हमेशा के लिए ये स्थापित कर देता है कि उस जमीन के कानूनी और असली मालिक आप ही हैं। मतलब ये कोर्ट की एक फाइनल मोहर है? हाँ, जो कहती है ये जमीन सिर्फ और सिर्फ आपकी है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। इसके साथ ही आप एक निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन की भी मांग कर सकते हैं। ये निषेधाज्ञा क्या चीज है? यह एक तरह से कोर्ट का लगाया हुआ स्टॉप का साइन है,
जैसे ही आप मुकदमा दायर करते हैं, आप कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं कि कब्जा करने वाले को उस जमीन पर कोई भी नया निर्माण करने या उसे किसी और को बेचने से तुरंत रोक दिया जाए। अच्छा, ताकि केस के दौरान वो और नुकसान ना कर सके। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है ताकि जब तक केस चले, कब्जा करने वाला जमीन की स्थिति को और न बिगाड़े। यह प्रक्रिया कागज पर तो सीधी लगती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में अदालती प्रक्रियाएं लंबी चल सकती हैं। क्या कोई तेज तरीका भी है? हाँ, एक कह सकते हैं। तुलनात्मक रूप से तेज रास्ता है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के तहत। धारा 6? जी, अगर आपको आपकी संपत्ति से बिना आपकी सहमति और बिना कानूनी प्रक्रिया के हटाया गया है, तो आप 6 महीने के भीतर कब्जा वापसी के लिए मुकदमा कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर? हाँ, ये एक समरी प्रोसीजर है, यानी इसकी सुनवाई तेजी से होती है और कई मामलों में 6 से 12 महीने में फैसला आ जाता है। फिर तो यही बेस्ट है। लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त है। ये सिर्फ कब्जे पर फैसला करता है, मालिकाना हक पर नहीं, और इसके फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब अदालत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अदालत किस आधार पर फैसला करती है? वो किन सबूतों को देखती है? यहीं पर पूनाराम बनाम मोतीराम जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भूमिका आती होगी? नहीं, सिर्फ रजिस्ट्री या खतियान देखकर फैसला नहीं करती। वो पूरे मामले की तह तक जाती है। वो पैतृक और मौजूदा भूमि रिकॉर्ड जैसे खतियान और जमाबंदी की जांच करती है। सरकारी राजस्व रिकॉर्ड जैसे लगान रसीदें को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। और फर्जी कागजात? अदालत ये भी देखती है कि कहीं कब्जा करने वाले ने फर्जी कागजात तो नहीं बनाए हैं। स्टैम्प पेपर पर की गई किसी भी खरीद को अमान्य माना जाता है, क्योंकि उसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। और दस्तावेजों के अलावा गवाहों की भी भूमिका होती होगी। बहुत ज्यादा। गवाहों की भूमिका अक्सर निर्णायक हो जाती है। अदालत संपत्ति के मालिक, पड़ोसियों और अन्य संबंधित लोगों की गवाही सुनती है ताकि मामले के तथ्यों की पुष्टि हो सके। जैसे आपके पड़ोसी गवाही दे सकते हैं कि आप ही उस जमीन के मालिक हैं और कब्जा हाल ही में हुआ है। सही कहा। दस्तावेजी सबूत और गवाहों की गवाही, इन दोनों के मूल्यांकन के बाद ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है। मान लेते हैं कि सारे सबूत रमेश के पक्ष में हैं और अदालत फैसला सुनाती है। उस फैसले में क्या होता है और उसे लागू कैसे किया जाता है? अगर अदालत पाती है कि कब्जा अवैध है, तो वो एक बेदखली का आदेश या इविक्शन ऑर्डर जारी करती है। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश होता है, जिसका पालन करना कब्जाधारी के लिए अनिवार्य है। और कोई मुआवजा भी मिल सकता है? हाँ, अदालत कब्जा करने वाले को आदेश दे सकती है कि वो अवैध कब्जे की अवधि के दौरान हुए नुकसान के लिए असली मालिक को मुआवजा भी दे। इस आदेश को जमीन पर लागू करने का काम दीवानी अदालत, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से करती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या कब्जा करने वाले के पास अब भी कोई कानूनी रास्ता बचता है? हम प्रतिकूल कब्जे या एडवर्स पोजीशन की बात कर रहे थे। क्या वो इस आधार पर अपील कर सकता है? हाँ, बेदखली का आदेश मिलने के बाद कब्जादारी इस आधार पर ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, और यहीं पर यह सिद्धांत पूरी तरह से सामने आता है। और वो फिर से वही 12 साल वाली दलील देगा? बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, अगर वो ये साबित कर दे कि वो उस जमीन पर 12 साल से ज्यादा समय से बिना किसी रोक-टोक, शांतिपूर्ण और खुले तौर पर काबिज है, तो कानून उसे मालिकाना हक दे सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 12 साल तक अपनी जमीन की सुध ना लेने पर कोई भी मालिक अपनी जमीन खो सकता है? इससे साबित करना कितना मुश्किल है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इसे साबित करना अत्यंत कठिन है। इसका पूरा भार दावा करने वाले पर होता है। अच्छा। उसे ये साबित करना होता है कि उसका कब्जा शत्रुतापूर्ण था, यानी उसने जमीन पर मालिक की तरह हक जताया, ना कि किसी किराएदार या देखभाल करने वाले की तरह। ये दावा कई स्थितियों में तुरंत खारिज हो जाता है। जैसे अगर कब्जा धोखाधड़ी वाले या फर्जी कागजात के आधार पर किया गया हो, या अगर कब्जा मालिक की अनुमति से शुरू हुआ हो। मान लीजिए मालिक ने किसी रिश्तेदार को रहने की इजाजत दी थी। और सबसे जरूरी, कब्जा शांतिपूर्ण और निर्विवाद होना चाहिए। अगर मालिक ने इन 12 सालों में कभी भी एक कानूनी नोटिस भेजा है या FIR की है, तो ये
निर्विवाद नहीं रहता हाँ। और प्रतिकूल कब्जे का दावा बहुत कमजोर पड़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर कानून असली मालिक को पूरी तरह से असहाय नहीं छोड़ता, बशर्ते वो थोड़ा भी जागरूक हो। और इसी जागरूकता और कानूनी प्रक्रिया की बात से मुझे बुलडोजर न्याय पर हाल ही में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद आ रहा है। हाँ, उसका बहुत गहरा संबंध है। उसका इस मामले से क्या संबंध है? 2024 का ये फैसला कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई निर्माण अवैध भी है तो भी आप बस बुलडोजर लेकर उसे नहीं गिरा सकते। आपको एक प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। कम से कम 15 दिन का नोटिस देना और दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका देना जरूरी है। यह दिखाता है कि भारत में कानून का राज है, मनमानी का नहीं। यह सिद्धांत रमेश जैसे आम नागरिक पर भी लागू होता है और सरकार पर भी। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हर संपत्ति मालिक को याद रखनी चाहिए? संक्षेप में 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, कभी भी कानून अपने हाथ में ला लें। खुद जाकर बलपूर्वक कब्जा हटाना गैरकानूनी है और आपके खिलाफ ही आपराधिक मामला बन सकता है। ये तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। दूसरी, आपके दस्तावेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी जमीन के मालिकाना हक के कागजात जैसे रजिस्ट्री, खतियान और ताज़ा लगान रसीदें हमेशा दुरुस्त और अपने पास रखें। ठीक है। तीसरी, पुलिस की भूमिका सीमित है। पुलिस शांति व्यवस्था के लिए है, मालिकाना हक तय करने के लिए नहीं। अंतिम और निर्णायक मंच दीवानी अदालत ही है, इसलिए अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगाएं। और चौथी, कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। जैसा हमने अभी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि किसी भी अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस और सुनवाई का मौका देना जरूरी है। धैर्य रखना होगा। ये बिल्कुल साफ हो गया। मतलब भारत का कानूनी ढांचा असली और वैध शीर्षक वाले मालिक का पक्ष लेने के लिए मजबूती से बनाया गया है, बशर्ते कि वो भावनाओं में बहकर कोई गलती ना करे और धैर्य के साथ सही कानूनी रास्ते पर चले। बिल्कुल सही। प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंत में न्याय वैध मालिक के पक्ष में ही होता है, अगर वो सही तरीके से और सही सबूतों के साथ अपना दावा पेश करे। ये सब जानने के बाद एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन जैसा कानून मौजूद है, जो एक तरह से 12 साल तक अपने संपत्ति की सुध ना लेने वाले मालिक को दंडित करता है, तो क्या यह कानून संपत्ति मालिकों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं करता? इस पर विचार कीजिएगा।